नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें भी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है सुनंद सुब्रमण्यम है, चॉइस ब्रोकिंग के, ग्लोब कैपिटल से हिमांशु गुप्ता है और इकोमॉस के ग्लोबल बिजनेस हेड आलोक कुमार भी होंगे। और साथ ही प्याज की खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जयदत्त होलकर हैं, एपीएमसी लासलगांव मंडी के डायरेक्टर हैं। आप चारों ही मेहमानों का कमोडिटी लाइव में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर प्याज की। प्याज को लेकर खबर यह आ रही है कि आने वाले दिनों में आपको प्याज के दाम ज्यादा चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में प्याज की जो आवक में तेजी से कमी आई है। थोक मार्केट में प्याज के दाम अब 40 रुपए तक चले गए हैं, यानी रिटेल में अब आपको प्याज के दाम 60 रुपए से भी ज्यादा देना पड़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में प्याज के दाम आगे और भी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। और जो प्याज के दाम में जो कमी आएगी वो मार्च के बाद आएगी, क्योंकि मार्च अंत तक सप्लाई धीरे धीरे नॉर्मल मोड में आने की संभावना जताई जा रही है। और इस पर बात करने के लिए जयदत्त होलकर साहब है हमारे साथ, जो एपीएमसी लासलगांव, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसके डायरेक्टर है, साथ ही वाशी एपीएमसी के भी डायरेक्टर है। जयदत्त होलकर साहब, आपका स्वागत है। बताइए किस तरह के आवक आ रहे हैं प्याज के और क्या दिक्कतें आ रही हैं और कब तक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? देखिए, अभी मंडी में जो प्याज आ रहा है, अभी 35-40 रुपए के लगभग दाम यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन अब आप जो बता रहे हैं, ग्राहकों को जो प्याज मिल रहा है वो लगभग 60-70 रुपए के आसपास उनको मिल रहा है। लेकिन इसकी वजह अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो भी दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए भी ये कीमतें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीजल भी बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए वो जो ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा है वो सारा जो लोड है वो प्याज पे गिर रहा है। और इसलिए ग्राहकों को जो रेट में प्याज चाहिए वो रेट में शायद मिल नहीं रहा है। लेकिन किसानों को भी कुछ ज्यादा यहाँ पे दाम मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। लगभग 3,500 या ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपए के दर प्रति क्विंटल को यहाँ पे मिल रहे हैं किसानों को। और मार्च में अभी नया फसल अभी मंडी में आएगा तो उसके बाद ये दाम और भी नीचे आ सकते हैं। तो कुछ ज्यादा समय में लगभग 1 महीने में ये सब सिचुएशन फिर से पहले जैसी हो सकती है। यानी मार्च के बाद से धीरे धीरे और चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो क्या अप्रैल से दाम वापस से 20 से 30 रुपए के आसपास आ जाएंगे रिटेल में सर? जी हाँ, अभी जो नया क्रॉप जो मार्च में आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर एक दाम नीचे आना शुरू हो जाएगा। कुछ ज्यादा दिन नहीं, लगभग 15-20 दिन की ये बात होगी और 15-20 दिन के बाद फिर से हालत सामान्य हो सकती है। शुक्रिया होलकर जी इन तमाम जानकारी देने के लिए और प्याज के दाम कब तक कम होंगे ये बताने के लिए। और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल तक प्याज के दाम नॉर्मल हो जाएंगे और जो मौजूदा भाव है उससे आधे भी दाम हो सकते हैं, ऐसा जयदत्त होलकर साहब का कहना है। शुक्रिया जयदत्त होलकर साहब। चलिए अब एग्री मार्केट में एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि अब तक आप ऐप के जरिए शॉपिंग, टिकट बुकिंग और कैब बुकिंग जैसी सुविधाओं का फायदा उठाते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप के जरिए किसान अपनी फसल भी बेच पाएंगे। और सिर्फ फसल बेच ही नहीं पाएंगे बल्कि फसल का अच्छा भाव और अच्छा बाजार भी मिलेगा। कैसे, देखिए जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी की ये खास रिपोर्ट। ये कहानी आम है। कभी सब्जी की खेती करने वाले किसानों को तो कभी अनाज की खेती करने वाले किसानों को कौड़ियों के भाव अपना उत्पाद बेचने को मजबूर होना पड़ता है। लागत तो दूर, मजदूरी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन मुश्किलों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी की नई क्रांति सामने आई है। एग्री बाजार, एग्री 10X जैसे कुछ एग्रीटेक प्लेटफॉर्म्स ने कृषि बाजार की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि ये एग्रीटेक प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं। किसान ऐप पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करता है और खरीदार ऐप के जरिए ही किसानों का उत्पाद खरीदता है। किसान सही दाम मांग रहा है या नहीं और खरीदार सही भाव दे रहा है या नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसी प्लेटफॉर्म पर चेक हो जाता है। Also ensure quality to the food processors and also arrange logistic facilities. We also have developed this payment platform so we can give assurance to the supplier that payment will come definitely. खरीद बिक्री डील के बाद अब बारी आती है क्वालिटी चेक और उत्पाद की डिलीवरी की। इसकी पूरी जिम्मेदारी एग्रीटेक प्लेटफॉर्म्स की होती है। एग्रीटेक प्लेटफॉर्म सही क्वालिटी और वक्त पर उत्पाद की डिलीवरी की पूरी गारंटी लेते हैं। हालांकि इसके लिए वो किसान से नहीं बल्कि खरीदार से कमीशन चार्ज करते हैं। हम फार्मर का माल जो है वो फार्म गेट से ही पिकअप करते हैं, लेकिन अगर वो बायर को मान लीजिए नासिक से माल बेंगलोर जाना है या नासिक से माल दिल्ली जाना है
तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट लगता है वो हम इंश्योर करते हैं कि हमारी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको ट्रांसपोर्ट दे, और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बायर हमेशा देता है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल रेवोल्यूशन ने किसान की इनकम में भी इजाफा किया है। YouTube चैनल से टिप्स मिलते हैं कि कैसे बढ़िया फसल उगाई जाए, और यही चैनल एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम का भी माध्यम बन गए हैं। साथ ही साथ अब वो फसल कैसे ई मंडियों में बेची जाए, इसके लिए एप्स लेकर आए हैं एक आसान सा समाधान। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। यानी अब एग्री टेक कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है और किसान भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इकोमॉस के ग्लोबल बिजनेस हेड आलोक कुमार है। आलोक, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वहाँ की नब्ज को जानते हैं, लेकिन जो एग्री टेक कंपनियाँ आपकी जो ग्रुप कंपनी है वो उसमें आप एग्री टेक कंपनियों के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो ताज़ा हालात है, जो रूरल एरियाज के नब्ज है, उसको वो एग्रीटेक कंपनियां नहीं समझ पा रही हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं किसानों के साथ, और क्यों एक बड़ी मात्रा में बड़े लेवल पे किसान इसके साथ भागीदारी नहीं कर पा रहे, किसान नहीं समझ पा रहे, कहाँ दिक्कत आ रही है? आलोक। गुड इवनिंग विश्वान जी। वेरी गुड इवनिंग सर। सब इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो जो एग्रीटेक कंपनीज हैं, दे विल हैव टू बी मोर एग्रीकल्चर एंड लेस टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि दे विल हैव टू बी फोकस्ड, देयर यूएसपी हैज टू बी हाउ एग्रीकल्चर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं रूट लेवल पे उसको कैसे ठीक किया सके, एंड मोर देन टेक वो उस पे फोकस करे, टेक को यूएसपी ना बनाए। सो टेक्नोलॉजी कैन बी अ हेल्पिंग हैंड, अ कैटलिस्ट, बट नॉट आई मीन प्राइमा फेसी ऑफ द कंपनी or the USP that they are trying to sell. There are a lot of problems that the farmers are currently facing, which I mean these agri-tech companies who are coming in and which I basically interact with on a day-to-day basis, they can fix. First is of course I mean the cash flow problem that a farmer faces, कि जब वो फसल काट रहे हैं उस टाइम या जब फसल बो रहे हैं उस टाइम, I mean what is their cash flow situation like? उसको फिक्स कर सकते हैं जो एग्रीटेक कंपनीज हैं, इंडिकेटिंग विद NBFCs एंड इंश्योरेंस कंपनीज। अगर फसल नहीं है तो इंश्योरेंस कैन कवर देयर कॉस्ट और द लोन्स, कि उस टाइम पे उनको मतलब दिक्कत नहीं होती है। एक बार प्रोड्यूस मिल जाता है, देन यू हैव प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कि हाँ उसको सही जगह पे उसको मार्केट तक ले जाया जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था जहाँ पे एक फार्मर टन्स ऑफ प्रोड्यूस उसे रोड पे फेंक के चला जाता है, क्योंकि जितना प्राइस उसको मिल रहा था वो प्राइस was not even enough to ship the product to market. Okay. So it was easier for him to just throw it away. Okay. So these are problems that, yeah. ओके, मैं समझ गया आपकी बात आलोक, लेकिन एक और बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एग्रीटेक कंपनियां काफ़ी स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में आ रही है, आपके भी काफ़ी क्लाइंट्स होंगे, लेकिन क्या दिक्कतें आ रही है? क्यों नहीं वो रूरल एरियाज को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं? एफपीओ से क्यों नहीं कनेक्ट खुद को कर पा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा मिले? ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है, क्योंकि आप ग्राउंड पे भी विजिट करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए आप फील्ड वगैरह में भी जाते होंगे, तो क्या दिक्कतें, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें मेन जगह पे यहाँ आ जाता है बिकॉज जो इंडियन एग्रीकल्चर है हमारा वो एक बहुत ही पुराना वेल ऑयल्ड मशीन की तरह वो चलता आ रहा है। आई नो देयर आर प्रॉब्लम्स व्हिच नीड्स टू बी फिक्स्ड, बट the farmers, they are sort of proud farmers. Okay. For them to change and start adopting a technology which they have not even heard about, it's difficult. Okay. The agri-tech company has to create an ecosystem जहाँ पे वो farmers को include करे उस system में. If we just tell them something, you know what, this is some AI, ये आपका artificial intelligence है और ये machine learning है, इसको use करो, तुम्हारा पैदावार बढ़ जाएगा. I don't think that's going to work. Okay. तो उनको उस सिस्टम में इंक्लूड करना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनकी प्रॉब्लम्स समझनी होगी, एंड देन यूज द टेक्नोलॉजी टू फिक्स देयर प्रॉब्लम्स, एंड व्हिच इज these things only, which is fixing their problems of cash flow, fixing their problems of storage and warehousing, the last mile connectivity, all these things which is something which they can do. Okay. Since we're talking about technology, cognitive assistance would be a big thing that can be brought to the agri-tech sector, which is okay. I'm guessing is not happening so much right now. ओके ओके, यानी जो ग्राउंड लेवल की दिक्कतें हैं उसे समझने की यहाँ पर जरूरत है, और साथ ही एफपीओज वगैरह की मदद ली जा सकती है। और मार्केट जो अपने देश का जो एग्री मार्केट है वो काफी फ्रैगमेंटेड है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। शुक्रिया आलोक इन तमाम जानकारी देने के लिए, अपना नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि एक कॉलर शो है और आपको सवाल पूछने का तरीका भी आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे दोनों ही नंबर
02223001634 और 02223001635 इन दोनों ही नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं, राकेश है। राकेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हमारे पास 22,000 कब हो जाएगा कॉटन में? ओके, 22,000 का क्या कॉटन हो जाएगा? सुनन जी आपसे सवाल है, ये क्या लग रहा है? जो यहाँ मार्केट में अभी काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। इस साल की बात करो तो सीसीआई भी काफी अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि करीबन 10 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट होने वाला है आने वाले महीनों में, जिसके वजह से काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। और दूसरी बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में अभी रिसेंटली वाजडे मंथली रिपोर्ट आया है, जिसके इससे सिलसिला हुआ है कि यूएस में भी थोड़ा सा उत्पादन कम होने की आशंका है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक सिनेरियो और प्रोडक्शन सिनेरियो कम होने से और एक्सपोर्ट डिमांड होने से हम मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22,000 आने वाले हफ्तों के अंदर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी 22,000 की उम्मीद कर सकते हैं और एक्सपोर्ट डिमांड भी मजबूत है और प्रोडक्शन की जिस तरह के डेटा है ये भी सपोर्टिव है। अगले कॉलर निधि हैं। निधि जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? एक कॉपर 618 रुपए पे सेल है, दूसरा कॉपर यहाँ से सेल किया जाए या ऊपर और किया जाए? और नेचुरल गैस से मेरा क्वेश्चन है, एक नेचुरल गैस 210 रुपए सेल किया है, तो ये भाव आ जाएगा या फिर दूसरा कहाँ से? ओके, आपने दोनों ही सेल कर रखा है, 618 पे कॉपर को और 210 पे नेचुरल गैस को। हिमांशु जी आपसे सवाल है, कॉपर और नेचुरल गैस दोनों ही सेल कर रखा है, क्या यह सही रणनीति है या इसे निकल जाना चाहिए? शुक्रिया, गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। देखिए, दोनों ही ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड हैं और कॉपर में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी ऑलरेडी मूव अगेंस्ट द ट्रेंड इनके आ चुकी है। तो दूसरा शॉर्ट करने का तो मैं बिल्कुल यहाँ पर इनको सुझाव नहीं दूंगा। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, हालांकि स्टॉप लॉस ऑलरेडी ये काफ़ी देर हो चुके हैं स्टॉप लॉस लगाने में। बहरहाल 640 रुपये का जो कि कल का हाई है, 640 रुपये के ऊपर का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर कोई यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है 625-628 रुपये जो चार्ट में मुझे सपोर्ट नजर आती है, वहाँ पर इस मंदी की पोजीशन से एग्जिट करें। मेटल्स में अभी अक्रॉस द बोर्ड तेजी के ट्रेड बना हुआ है और आप अगेंस्ट द ट्रेंड मत जाएं, ये मेरी सलाह रहेगी। जहाँ तक नेचुरल गैस का सवाल है विश्व मोहन जी, यहाँ पर भी मेरा ऐसा मानना है कि आज के सेशन में एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है क्योंकि इन्वेंट्री लाइंड अप है शाम को जी। और यहाँ पर भी हमने देखा है कि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आई है, तो स्ट्रिक्ट 220 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल पोजीशन को एवरेज मत करें, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें 220 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। ओके, यानी ये स्ट्रेटजी आपको कॉपर और नेचुरल गैस में बनानी है और ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके बेस मेटल में ट्रेड नहीं करें। अगले कॉलर यामा जी है बुल्ढाना से। यामा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, ये कपास और चने के बारे में बताइए, चना में तेजी आएंगी क्या और कपास और कितना तेज होंगे? ओके, चना और कपास, सुनंद क्या जवाब देना चाहेंगे? इनको किसान है ये। बात अगर चने की करें तो चने में थोड़ा सा और तेजी का एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में। एक ओवरऑल ट्रेंड मोमेंटम की तरह, पॉजिटिव मोमेंटम की तरह दिखाई दे रहा है, बट ये नियर टर्म के लिए ही देखते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि ओवरऑल अभी हार्वेस्टिंग सीजन चालू आने वाला है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 4,750 तक में एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ ऊपर अपसाइड मोमेंटम तक। तो उसके वहां के बाद एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि इस साल का उत्पादन है करीबन 5 से 7% ज्यादा होगा। तो ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है कुछ एक हफ्ते के लिए या 15 दिनों के तक ही मुझे दिखाई दे रहा है। मार्च सीजन में काफी अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा। तो अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है तो आप सिर्फ 4,750 तक आप टारगेट अपसाइड रख सकते हो। और दूसरी उन्होंने बात की कपास में की बात करूं तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉटन में भी बात किया, तो कॉटन और कपास दोनों में अच्छा काफी पॉजिटिव मोमेंटम है और प्रोडक्शन नंबर्स कम होने की वजह से काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोनों में तेजी की रिकमेंडेशन ही दूंगा मैं। ओके, यानी दोनों में ही तेजी की उम्मीद की जा रही है, कपास में भी और चना के लिए तो 4,750 तक के भी टारगेट सुनंद को आते हुए दिख रहे हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ है, कैलाश चंद्र मोदी है। कैलाश जी पूछिए, क्या सवाल है आज? नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। क्रूड और कॉपर की रेट को अभी फिलहाल रेट पे शॉर्ट किया जा सकता है क्या? फायदेमंद रहेगा क्या? ओके, हिमांशु जी, क्या क्रूड और कॉपर को शॉर्ट किया जा सकता है क्या? मृत्युंजय जी, मुझे अभी तक कोई चार्ट पर कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है दोनों ही कमोडिटीज में कि जिससे ये कंफर्मेशन हो कि यहाँ पर शॉर्ट किया जाए।
क्रूड में हालांकि मैं कहूंगा कि 4220 के नीचे अगर आज के सेशन में बाजार चलना शुरू होता है तो वहां पर एक पहला साइन आएगा कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए नियर टर्म में मेरा मतलब है कि शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती हैं। फिलहाल टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही कमोडिटीज यहाँ पर तेजी के ट्रेंड में हैं, तो अभी यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड नहीं बनता। ओके, यानी कॉपर और क्रूड दोनों में ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएं और कॉपर और क्रूड में शॉर्ट करने से फिलहाल बचे। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। अब गोल्ड में आज काफी रेंज का कारोबार दिख रहा है, 48,000 के आसपास गोल्ड आज पूरे दिन घूम रहा है। सुनंद, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड में क्या मौजूदा लेवल पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या? जी हाँ, अगर तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मुझे बिकवाली की सलाह में देना चाहूंगा कि 48,000 के लेवल्स पे आप बिकवाली करके चल सकते हो। नियर टर्म अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो 48,500 के लेवल्स पे आप रख सकते हो। ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बिकवाली की सलाह मेरी रहेगी। अगर कोई आज का इंट्राडे या कल सुबह तक रखना चाहते हो तो 47,500 तक रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पोजीशन रखना चाहते हो तो 47,000 तक एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि एक क्रिटिकल फैक्टर है इसमें, ये है कि अगर यूएस स्टिमुलस पैकेज अगर वीकेंड में आ गया तो फिर वो एकदम एक्सट्रीम डाउनसाइड हम नहीं देख पाएंगे, तो 47,500 तक तो मुझे कंफर्म दिखाई दे रहा है। 47,000 एक्सपेक्ट हम अगले वीक तक कर सकते हैं अगर पॉजिटिव मोमेंटम हमें दूसरे सेक्टर्स में देखने को मिलेगा तो। ओके, यानी गोल्ड में अगर आपको ट्रेड करना है तो 48,000 पर आप बेच दें। 47,500 का टारगेट इनको जरूर दिखता है, लेकिन 47,000 के टारगेट को लेकर थोड़े से डाइसी है, तो 47,500 पे ही निकलने की कोशिश करें। अगले कॉलर है मुरारी लाल है जयपुर से। मुरारी लाल जी, पूछिए क्या सवाल है। साहब मेरा सवाल है सोयाबीन और ग्वार के बारे में जानना था। सोयाबीन और ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आउटलुक है सोयाबीन और ग्वार को लेकर? सुनन, बात अगर सोयाबीन की करें तो सोयाबीन में मैंने भी कॉल दिया था थोड़ी देर पहले भी, वहां पे भी तेजी का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, और अभी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था शाम के एंडिंग क्लोजिंग के टाइम पे, तो 4700 के आसपास मैंने दिया था। अभी 4750 के आसपास आप खरीदारी करके चल लीजिए। स्टॉप लॉस 46,200 तक 20 तक आप सपोर्ट रख लीजिए, और टारगेट आप 4900 तक आप ऊपर अपसाइड रख सकते हो। पोजिशनल बेसिस पे 4950 तक भी जा सकता है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। फंडामेंटल्स में भी ये बात है आ गया है कि सोयाबीन का जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं इंडिया से। और दूसरी बात है कि यूएस मार्केट्स में स्टॉक्स और उत्पादन की गिरावट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा काफी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बात अगर गुआर सीड की करें तो गुआर सीड ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेड हो रहा है, और गुआर सीड में ओवरऑल ट्रेंड अभी भी फेवरेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में अगर क्रूड ऑयल में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला तो फिर एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से मार्केट में काफी अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। गुआर सीड में अगर बात करें तो 3,900 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। नियर टर्म टारगेट आप 4100 4150 तक आप टारगेट रख सकते हो, और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 3,800 पे आप रख सकते हो। ओके, यानी ग्वार सीड और सोयाबीन दोनों ही आप खरीद कर जा सकते हैं। सोयाबीन का इन्होंने टारगेट दिया है, पहला टारगेट 4,900 का, उसके बाद 4,950 रुपए का भी टारगेट आपको सोयाबीन में अचीव होता दिख सकता है। वहीं ग्वार को लेकर 3,900 रुपए पे सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट के आसपास ही आप खरीदें, और 4,150 रुपए के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं ग्वार सीड में तो 3,800 रुपए का लगा लें। अगले कॉलर नरेश हैं गंगानगर से। नरेश जी, पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी सर, कॉटन में कोई तेजी संभव है क्या सर? बताइए सुनंद, क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, कॉटन में भी काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल्स भी काफी अच्छा सपोर्ट है मार्केट में भी, और जिसके वजह से मार्केट में काफी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक्सपोर्ट्स सीसीआई काफी अच्छा करने वाला है 10 लाख बेल्स का, जिसकी वजह से काफी पॉजिटिव मोमेंटम है। और दूसरी बात करूँ तो इस साल करीबन जो मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया है वहां से करीबन 90 लाख बेल्स का ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट कर चुका है सीसीआई, और आने वाले 2 महीनों में और 20-25 लाख बेल्स का भी प्रोक्योरमेंट करने वाला है। तो उस वजह से मार्केट में नियर टर्म बेसिस में 22,000 तो मुझे कंफर्म दिखाई दे रहा है, और अगर कोई पोजिशनल बेसिस जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 22,500 तक आप तेजी पे बने हुए रह सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। ओके, यानी कॉटन में भी तेजी की उम्मीद है। पहला टारगेट 22,000 का, फिर दूसरा टारगेट अगर आप वेट कर सकते हैं तो 22,500 के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में कॉटन दिखा सकता है, लेकिन 22,000 कंफर्म तौर पे आएगा, ऐसा सुनंद मानते हैं।
चलिए वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल आज के लिए क्या होगी? जी, हमारा ऐसा मानना है कि निकल में यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट बनते हुए नजर आ रहा है, तो निकल पर जरूर नजर बनाए रखें। थोड़ी सी भी गिरावट मिलती है 1346 रुपए के आसपास, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल बनता है। वहां पे खरीदारी की राय रहेगी 1340 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और 1360 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सुनंद, आपकी रैपिड फायर कॉल आज के लिए? मेरे रैपिड फायर कॉल आज कुकुड़ में है। कुकुड़ मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 2280 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हो। 2200 तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2450 तक आप टारगेट मेंटेन कर सकते हो। ओके, हिमांशु जी, आपकी आखिरी रैपिड फायर कॉल आज के लिए? जी, हमें लगता है कि क्रूड में थोड़ी सी गिरावट पर अभी भी खरीदारी करके चला जा सकता है, तो 4220 के लेवल्स पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 4180 के स्टॉप लॉस के साथ, और 4300 तक के टारगेट्स यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया हिमांशु जी आपका, सुनंद आपका, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और 3 रैपिड फायर भी बताने के लिए। तो कमोडिटी लाइव कॉलर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।